और ये सारी दुनिया को पता है कि उस रीजन के इशू जब तक पैलेस्टीनियन एक स्टेटहुड नहीं होगी, इट इज नॉट पॉसिबल कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो इस सारे टू रिकॉग्नाइज इजराइल या नॉर्मलाइज करना बड़ा मुश्किल। तो मेरे ख्याल में और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब ईरान नेटो की मीटिंग पे जाने से पहले उन्होंने अपने जो एडवाइजर हैं, उनके राइट हैंड है स्टीव विटकॉफ, उनको कहा था कि यू बेटर गो बैक टू दैट रीजन and start talking about it, that is next. Gaza was next. ये क्वेश्चन पहले भी होते रहे कि Gaza is next. वो डोनाल्ड ट्रंप साहब wanted to get over with all the conflicts, तो उनका मैंडेट ही ये था during campaign कि he want to be remembered as a peacemaker. आप इस वक्त देख लेना गाजा के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ वहां पे। किसी की जरूरत थी उसको रोकने की? वजह ये है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। आप मिडिल ईस्ट के पास, उनके पास पैसा है, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहां उनके अपने बच्चे पढ़ सके। उनके अपने बच्चे पढ़ने के लिए यूके और यूएस आते हैं। एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहां वो खुद अपना इलाज करा। वो आज भी जॉन हॉपकिंस आते हैं और यूके जाते हैं। यूरोप के हालात देखें आज, अगर मैं उसको एक मिनट के अंदर सम अप करूं तो डॉक्टर साहब वहां पे ये हालत ये चल रही है कि उनकी डिफेंस जो सारी वो यूएस करता था, और उनके पास जो इनकम होती थी वो अपने सोशलिस्ट एजेंडे पे लगा देते थे, सोशल सर्विसेज। यूरोप के अंदर इस वक्त कई ममालिक हैं कि एक खातून बच्चे को पैदा करती है, 1 साल पेड वेकेशन कर। आप पॉलिटिकल असाइलम करें, यहाँ के अप्लाई जो सारी दुनिया कर रही है, उस सिस्टम को अब्यूज करती है, घर बिठा के आपको खुल के पैसे। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टॉकिंग पॉलिटिक्स। मैं हूं हसन जफर, हमारे साथ हैं साजिद तारड़ साहब वाशिंगटन डीसी से, रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पिछली टर्म में उनके एडवाइज़र थे। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब ज्वाइन करने के लिए। फ्रेश न्यूज़ है इस वक्त, द मिरर रिपोर्ट कर रहा है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में टेलीफोन टॉक हुई है, जिसमें उन्होंने एग्री किया है टू एंड गजा वॉर इन 2 वीक्स। उसका एक रोड मैप दिया गया है और उसमें बताया जा रहा है कि 4 अरब ममालिक गजा का कंट्रोल संभालेंगे। जो हमास के लोगों ने कार्रवाई की थी 7 अक्टूबर को इसराइल में, उन्हें एग्जाइल में भेज दिया जाएगा और यहाँ से फिर अब्राहम अकॉर्ड जो है उसको आगे उस मंसूबे को लेके जाएंगे। व्हाट डू वी नो अबाउट द अब्राहम अकॉर्ड्स सो फार? उसकी क्या शक्ल सूरत है और इज दैट आल्सो गोइंग टू बी मॉडिफाइड इन द डेज टू कम? डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ये जब डोनाल्ड ट्रंप साहब का दौरा था, पहला ओवरसीज दौरा जो उन्होंने सऊदी अरेबिया और कतर और यूएई का किया था, ये उसी का हिस्सा था कि और ये इट वाज अ कंटीजेंट अपॉन कि ये पैलेस्टीन स्टेट बनेगी। आपको पता है पहले भी सऊदी अरेबिया की हमेशा ये चीज हुई है कि नॉर्मलाइज रिलेशनशिप तभी हो सकते हैं उस रीजन में जब तक एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट की बुनियाद न रखी जाए। ये बड़े अरसे से बात थी और मैं समझता हूँ कि इसमें सऊदी अरेबिया का एक मेन रोल है और उसके बाद यूएई ने और कतर ने फॉलो किया है। और जो ये अब जो दर हकीकत अगर डाट जोड़ें आप, तो डॉक्टर साहब ये ईरान के ऊपर जो इजराइल का अटैक, ये सारी चीजें, ये भी लगता है उसी चीज के साथ इट वाज रिलेटेड टू क्रिएट द पैलेस्टीनियन स्टेट। और ये सारी दुनिया को पता है कि उस रीजन के इशू जब तक पैलेस्टीनियन एक स्टेटहुड नहीं होगी, इट इज नॉट पॉसिबल कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो इस सारे टू रिकॉग्नाइज इजराइल या नॉर्मलाइज करना बड़ा मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल में और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब ईरान नेटो की मीटिंग पे जाने से पहले उन्होंने अपने जो एडवाइजर हैं, उनके राइट हैंड है स्टीव विटकॉफ, उनको कहा था कि यू बेटर गो बैक टू दैट रीजन and start talking about it, that is next. Gaza was next. ये क्वेश्चन पहले भी होते रहे कि Gaza is next. वो डोनाल्ड ट्रंप साहब wanted to get over with all the conflicts, तो उनका मैंडेट ही ये था during campaign कि he want to be remembered as a peacemaker. लेगेसी अपनी में वे छोड़ना चाहते थे। आपने देखा होगा नेटो से जब निकले, अगले दिन नेटो के बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें भी उनका मेन फोकस पीस ही था। उन्होंने बल्कि क्वेश्चन एक किसी का जवाब देते हुए जब बताया कि कौन से कॉन्फ्लिक्ट अभी तक उन्होंने रिजॉल्व किए जिसमें भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट भी मौजूद था। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा खुशाइन चीज है। इसके बगैर गुजारा नहीं था। पैलेस्टीनियन ने बहुत सफर किया है और ये मैं समझता हूँ खुशाइन बात है। अब देखें कि ये अभी आगाज है, अभी जो भी सीज फायर हुई है ये सारे फर्स्ट स्टेजेस थे। अब देखें दूसरे मराहिल में जब डायलॉग होता है
तो किस तरह होता है। मुझे साथ एक अफसोस की बात भी करना चाहूंगा कि ये खुशहाल बात है, लेकिन जो इस वक्त शंघाई कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से एलामिया से किसी बगैर किसी एलामिया या बातचीत के सारी दुनिया की नजरें थी वहां पे, पाकिस्तान के एनएसए थे, भारत के एनएसए, डिफेंस मिनिस्टर वहां मौजूद थे, तो सारी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद वहां पे भी डायलॉग हो एंड वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सेकंड फेज ऑफ इट, ऑफ डायलॉग। लेकिन वो वहां पे सेटल नहीं हो सका। ये फिर अल्टीमेटली चीजें हम कई दफा एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लेते हैं, लेकिन चीजें होती नहीं मुताबिक जिस तरह हम सोचना चाहते हैं। अब इस पे मैं यही कहूंगा कि लेट्स प्रे। Why couldn't there be a breakthrough? ये शंघाई कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आ सका एलामिया? एलामिया इसलिए नहीं आ सका कि भारत की तरफ से कहा जाता, उनकी डिमांड ये थी कि पहलगाम वाकया जो है उसका नाम मेंशन किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से वो कहते थे कि बलूचिस्तान का नाम उसमें ऐड किया जाए एलामिया में। दोनों तरफ अपनी तरफ उस चीज पे इत्तेफाक नहीं हुआ उनका, तो इसलिए दिस इज नॉट, एलामिया नहीं आ सका। अफसोस की बात है। लेकिन अल्टीमेटली सूनर और लेटर दोनों कंट्रीज को बैठना होगा डायलॉग के लिए, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। कुछ लोग इस वक्त स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद एक जिस तरह इजराइल ने अटैक किया है जिस तरीके से, उस तरह की कोई प्लानिंग हो रही, लेकिन मेरे ख्याल में उस खित्ते में गुंजाइश मौजूद नहीं है कि मजीद उसमें बार बार जंगों वाली एक्सरसाइज की जाए। मेरा ख्याल नहीं है, लेकिन और वन हैज टू बी एन ऑप्टिमिस्टिक। Well, let's come back to this thing. अभी थोड़ी देर में आते हैं। ये ईरान का आपने जिक्र किया कि ईरान पे अटैक जो है इसी का स्टार्टिंग पॉइंट था, ये जो गजा का प्लान सामने आया है। इससे हमारी क्या मुराद है कि इट वाज स्टेज्ड इन अ वे टू स्टेज। देखिए, मैं वैसे डार्ट्स जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं स्टेज इसलिए से, आप देखेंगे हमास और हिजबुल्लाह, डॉक्टर साहब हमास और हिजबुल्लाह दे वर स्ट्रांग एंड दे वर, उसमें एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि ओबामा ने बहुत ज्यादा एंटरटेन किया था ईरान को, कंटेनर्स में डॉलर डाल के दिए थे, यूरो डाल के दिए थे, जो कि अकॉर्डिंग टू कई लोगों के वो सारे पैसे हमास और हिजबुल्लाह के पास चले गए थे और सारे दे बिकेम स्ट्रॉन्गर। और उनके जो प्रॉक्सीज थी उनकी, इंक्लूडिंग होतीज, दे वर स्ट्रॉन्ग। तो उनको उनके होते हुए कुछ लोग ये ख्याल करते थे कि उस रीजन में पीस नहीं आ सकता जब तक इन चीजों को न्यूट्रलाइज ना किया जाए। तो मेरे ख्याल में उस लेंस से मैं ये कह रहा था कि मे बी वाज नॉट स्टेज बट मे बी यू कैन से दिस वाज अ हर्डल टुवर्ड्स द पैलेस्टीनियन स्टेट। तो मैं चले वो ज्यादा स्पेकुलेट नहीं करते इसे, लेकिन ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स है, इब्राहिमी मुआहदा, ये इसके डॉट्स भी लोग जोड़ रहे हैं ग्रेटर इजराइल के साथ। इसको आप कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब, ग्रेटर इजराइल बनेगा सिर्फ इस वजह से इट्स अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। अगर आप जिस कंट्री में भी आज बैठे हैं, अगर देखा जाए उस कंट्री के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं, टीवी चैनल मौजूद नहीं। बच्चों को एक दूसरे के साथ बदतमीजी करने के लिए ट्वीट पे भी उर्दू का इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरी तरफ आप देखें 18वीं सदी से लेकर आज तक कोई भी साइंस की किताब खोल के देखें, इज रिटन बाय द जूइश पर्सन और समथिंग। दूसरा, आप देख लें दुनिया की जितनी मेजर सुपर पावर्स हैं, उनके नर्व सिस्टम, उनके सारे साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर जूइश। आप किस तरह रोक सकते हैं? अगर यही बैलेंस चलता रहा, आप रेडिकलाइज होते रहे और वो तालीम की तरफ करते गए, तो आप ग्रेटर इजराइल को किस तरह रोक पाएंगे? ग्रेटर इजराइल तो पहले ही बन चुका है। इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो भी स्टार्टअप है वो तो इजराइल से शुरू हो रहा है। ग्रेटर इजराइल तो अमेरिका अनकंडीशनल सपोर्ट इजराइल की, ये ग्रेटर इजराइल नहीं तो और क्या है? ये वही उसी का हिस्सा है। दूसरी दुनिया सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है इस्लाम, और जिसका दिल चाहता है वो जिस तरीके से वो उसको वो मारना शुरू कर देते हैं, और आप बिल्कुल चुप करके बैठे। आप इस वक्त देख लेना गाजा के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ वहां पे। किसी ने किसी की जरूरत थी उसको रोकने की? वजह यह है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। आप मिडिल ईस्ट के पास, उनके पास पैसा है, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहां उनके अपने बच्चे पढ़ सके। उनके अपने बच्चे पढ़ने के लिए यूके और यूएस आते हैं। एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहां वो खुद अपना इलाज करा पाए। वो आज भी जॉन हॉपकिंस आते हैं और यूके जाते हैं। इस पैसे का क्या फायदा? अगर तालीम नहीं है आपके पास, तालीम के साथ ग्रेटर इजराइल रुक सकता है, अगर रुक सकता है, वरना आप नहीं रोक पाएंगे। इट हैज टू बी जो ताकत होती है, माइट इज राइट होता है। जिनके पास ताकत होगी, टेक्नोलॉजी होगी, दूसरे वही होंगे। यहाँ पे एक नई चीज डॉक्टर साहब आ चुकी है जिसको कहते हैं सिलिकॉन कर्टन। फ्यूचर के अंदर जो कौमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ नहीं जा पाएंगी,
उनको टाइम उनको धकेल देगा गारों की तरफ। अब देखें, अब आपके देखें इस वक्त आपकी एक द मोस्ट पॉपुलर मस्ट बी स्लैश सियासी पार्टी, उनके ऊपर पीर और पीरियों का वो अभी तक जन्नात और मौकलात में बिलीव करते हैं। आप किस तरह रोक पाएंगे आप ग्रेटर इजराइल को? फिर ये बात तो आप तालीमी निज़ाम जो पाकिस्तान में है और वो भी बहुत डिवाइडेड है। बहुत गरीब लोग हैं, मदरसे में हैं, बहुत गरीब लोग हैं, वो सरकारी स्कूलों की तो अब हालत ही कोई नहीं रही। पाकिस्तान में होंगे, हम भी जब थे तो उस वक्त सरकारी स्कूल जो है वो इतने अच्छे होते थे कि वहां से पढ़ के इंसान कहीं पहुंच जाता था। तो वो भी किस्सा नहीं रहा। मैं आपकी तवज्जो और तरफ ले जाना चाहता हूँ। एक पॉइंट थोड़ा सा देखने वालों को सिर्फ ये कहूंगा कि गूगल करके देखें, आपके एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस्लामाबाद के अंदर हर सेक्रेटरी जो है उसके पास हार्वर्ड या कैम्ब्रिज की डिग्री है। दुरुस्त फरमा रहे हैं। वो ज्यादातर होंगे जिनके बच्चे भी बाहर होंगे, इस वक्त पढ़ रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू द रऊफ क्लासरा, आपके 25,000 से ज्यादा इस वक्त ब्यूरोक्रेट एंड डुअल सिटीजन। ऐसा हुआ है मुशर्रफ साहब के दौर के बाद, वो बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आए थे। उनको क्या जरूरत है कि वो पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाएं और ग्रेटर इजराइल के रास्ते में रुकावट बने? वो नहीं बनने देंगे, नहीं बनेंगे, क्योंकि खुद यहाँ मैं एक और तरफ तवज्जो लेके जा रही हूँ, क्योंकि आपने इंडिया पाकिस्तान का शुरू में जिक्र किया कि अब यहाँ पे नहीं हो सकती, और लेकिन बातें हो रही हैं कि, और ये बात तो मोदी साहब के स्टेटमेंट से रिलेटेड है। उन्होंने कहा है कि ये खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर, यहाँ पॉज हुआ है। तो पॉज कब खत्म होता है? तो जब आप एक प्राइम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट देता है तो उसके बाद तो फिर आपको हाई अलर्ट पे रहना है, बिकॉज ही हैज नॉट अनाउंस्ड कि ये जंग खत्म हो गई है। तो ये इट इज ऑन देयर साइड। लेकिन जब हम पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में बात करते हैं, उसकी खूबियाँ खामियाँ देखते हैं, और यहाँ मदरसा सिस्टम एंड ऑल दैट, तो जिसकी वजह से ये सोच बनी। मैं ये रिसेंटली आई एम कंपेल्ड टू थिंक, जब हम बात करते हैं इंडिया में भी बहुत से लोगों से हमारी बात होती है, और वहाँ पे जो जिस किस्म की सोच बढ़ रही है, जो जिस तरह का एक्सट्रीमिज्म इंडिया में बढ़ रहा है, तो आई एम कंपेल्ड टू आस्क कि वहाँ पे कौन सा ऐसा तालीमी निज़ाम है जो ऐसी सोच आगे लेके आ रहा है। उनका तो सो कॉल्ड बड़ा लिबरल तालीमी निज़ाम है, देन व्हाट, वेयर इज दैट कमिंग फ्रॉम? उसमें डॉक्टर साहब जो जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट नहीं है, जिनकी आप जिक्र, उन्हीं पे कैपिटलाइज किया जा रहा है इस वक्त। उन्हीं को इस वक्त बताया, उन्हीं को जो, और सबसे पहले फंडामेंटल रीजन ये है डॉक्टर साहब वो कि मजहब के ऊपर सियासत हो रही है। जब आप मजहब को सियासत में डाल देंगे, वो सियासत जमहूरियत नहीं रहेगा। तो वो तो इसराइल में भी हो रही है, प्रॉमिस लैंड का आइडिया। बिल्कुल, डेफिनेटली मैं समझता हूं कि यही दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट टू डेमोक्रेसी राइट नाउ। अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, पॉपुलरिज्म इज ऑन द राइज, और डिक्टेटर माइंडसेट जो सियासतदान है वो आगे आ रहे हैं। उसके एक जवाब में ये बताना चाहूंगा, आज सुबह मैंने एनालिसिस किया है, हमारे जो वो एक पहले न्यूयॉर्क के मेयर जिन्होंने प्राइमरी इलेक्शन जीता है, मुस्लिम जो है, उनके वालिद मुस्लिम है, उनकी वालिदा हिंदू है, वो क्लेम करते हैं सोशलिस्ट, अपने आप को क्लेम करते हैं, और वो वहां से इलेक्शन जीत रहे हैं प्राइमरी का, जहां वॉल स्ट्रीट जर्नल है, वहां से इलेक्शन जीत रहे हैं जहां सारे जूइश एक मेन उनका होल्ड है वहां, और वो बार बार 3 चीजें नारे उनके देखे, रोटी कपड़ा मकान और फ्री बसें। बल्कि वो कहते हैं कि मैं सरकारी सुपरमार्केट्स बनाऊंगा जहां हम चीजों की प्राइसें कंट्रोल करके देंगे, जिस तरह नॉर्थ कोरिया में होता है। क्यों? क्या वैक्यूम क्रिएट हुआ है? जमहूरियत ने कौन सा वैक्यूम वहां पे छोड़ा है कि आज एक बंदा जो क्लेम करता है मैं सोशलिस्ट हूं, वहां से वो इलेक्शन जीत गया? यही वजह है जो आप बता रहे हैं। तो ये जमहूरियत के ऊपर सवाल आया है या कैपिटलिस्ट सिस्टम के ऊपर सवाल? देखिए, जमहूरियत जो है, डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म के बगैर नहीं चल सकती। आपको पता है एक दूसरे के पीसेज है। तो दर हकीकत ये पूरा सिस्टम कोलैप्स होने को फिर रहा है, जो आपने कहा है कि इजराइल के अंदर भी है, पाकिस्तान में भी जो एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है आज मुर्शद है, सरहद पार जो है बिहार के इलेक्शन है, यहाँ पे देख लें तो सियासत, डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर 90 केसेस थे मर्जी के स्टेट, मर्जी की अदालतों के अंदर। तो देखा जाए तो ये जमहूरियत के फ्लॉज है। जमहूरियत 300 साल पुराना इसकी हिस्ट्री है, हमने इसको रिफॉर्म नहीं किया। जमहूरियत का कसूर नहीं है, हमने इसको रिफॉर्म ही नहीं किया। देखिए सोशल मीडिया आया, रिफॉर्म नहीं किया, इसके पैसे किस तरह रेज कर रहे हैं वो नहीं रिफॉर्म किया।
आधे कंट्रीज के अंदर 2 पार्टी सिस्टम है, आधे दुनिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। फिर हमने इस पे तवज्जो नहीं दी कि इसका जहां लोग अनपढ़ होंगे वहां पे ये सिस्टम काम ही नहीं करेगा। लेजिस्लेशन के स्पेलिंग ही नहीं आते लोगों को पाकिस्तान में, तो लेजिस्लेशन किस तरह करेंगे? दुरुस्त फरमा रहे हैं, बहुत से मसाइल हैं, लेकिन ये कोलैप्स देख के तो प्यूटन साहब तो बहुत खुश होंगे। आज तो आप जानते हैं उन्होंने जर्मन इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जर्मन जुबान में बातचीत की बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड। उन्होंने ड्रेसडन में सर्व किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ GDR एंड ऑल दैट, तो वो जर्मन तो बहुत अच्छी जानते हैं। दूसरी तरफ अगर चाइनीज हैव बीन एबल टू इरेडिकेट पॉवर्टी और ये वो सारा उन्होंने सब अपना अगर निज़ाम अच्छा चलाया, तो एक मिक्स्ड सिस्टम ऑफ इकोनॉमी जो है, स्टेट कंट्रोल्ड एज वेल एज फ्री मार्केट लिबरल इकोनॉमी, तो उसकी कामयाबी भी एक सवालिया निशान है। ये टोटल लेजेस फेयर इकोनॉमी जो थी वेस्ट की, so there are many challenges arising for the western democracy, western capitalism फलाना, तो ये इसको कैसे देख रहे हैं आप मामले? डॉक्टर साहब 2 पॉइंट अर्ज करना चाहूंगा। 2 पॉइंट ये है कि इस वक्त कंटिन्यूसली रशिया और चाइना दोनों ये कह रहे हैं कि वेस्ट इज नॉट ट्रस्टेबल। वजह ये है कि हर 4 साल बाद इलेक्शन आते हैं, इनकी पॉलिसी तब्दील हो जाती है, हम इनके साथ किस तरह चल पाएंगे? दूसरा, व्हाई इट इज वर्किंग अगेंस्ट द जनरल मैसेज। डोनाल्ड ट्रंप साहब खुल के काम नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें मिड टर्म इलेक्शन भी फेस करना है। उन्हें अपना मैंडेट इन्फोर्स करने से डर लगता है कि उन्हें पता है 4 साल बाद मेरी पार्टी ना हार जाए, जबकि पुतिन और प्रेसिडेंट शी को ये खतरात मौजूद नहीं। इसी वजह से इस वक्त अगर देखा जाए तो दिस इज एन इंटरनेशनल फिनोमेना कि वहां पे जमहूरियत इज इन डिक्लाइन, जमहूरियत फिर उसमें थ्रू दिस इलेक्टोरल प्रोसेस और उसकी जो कंपल्शंस हैं या मजबूरियां हैं लीडर्स के लिए, उससे अब इस सिस्टम के, ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मैं डेमोक्रेसी पर से की बात नहीं कर रहा, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो एक बना था उसके फ्लॉज सामने आ रहे हैं। वी आर नॉट सेइंग कि डेमोक्रेसी इज फ्लॉड पर से, हम ये कह रहे हैं कि वो जो पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी का एक निजाम बना था उसके फ्लॉज निकले। इस वक्त अगर देखा जाए तो डॉक्टर साहब जो भी सिस्टम बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्रिएट हुआ था वो अपनी अफादियत खोता नजर आ रहा है। यूरोप के हालात देखें आज, अगर मैं उसको 1 मिनट के अंदर सम अप करूं तो डॉक्टर साहब वहां पे ये हालत ये चल रही है कि उनकी डिफेंस जो सारी वो यूएस करता था, और उनके पास जो इनकम होती थी वो अपने सोशलिस्ट एजेंडे पे लगा देते थे, सोशल सर्विसेज पे। यूरोप के अंदर इस वक्त कई ममालिक हैं कि एक खातून बच्चे को पैदा करती है, 1 साल पेड वेकेशन करते, आप पॉलिटिकल असाइलम करें, यहाँ के अप्लाई जो सारी दुनिया कर रही है, अब उस सिस्टम को अब्यूज करती है, घर बिठा के आपको खुल के पैसे देते। अमेरिका जो उनके डिफेंस पे पैसे लगाता था उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपल हो चुका है। पिछले 3 साल में मैंने ना यहाँ पे नया एयरपोर्ट बनते देखा है, ना हाईवे देखी है। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम, यूनाइटेड नेशंस देख लें आप, कोई रेजोल्यूशन एनफोर्सेबल नहीं। लेकिन जब ये ब्रिटिश डेमोक्रेसी और ये वहां पे वेलफेयर स्टेट का, स्पेशली ये सारे यूरोप में जब ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, तो उसका एक आर्ग्यूमेंट ये भी था कि यहाँ पे कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पार्टीज इतनी पॉपुलर हो रही थी कि उसको काउंटर करने के लिए ये निज़ाम दिया गया। फिर जब कम्युनिज्म डिफीट हो गया यूएसएसआर के बाद, तो उन्होंने कहा चलें छुट्टी करें, अब वो एडवर्सरी नहीं रहा जिसकी वजह से ये सिस्टम दिया था, एंड दे स्टार्टेड पुलिंग बैक। बिल्कुल। और दूसरा, इसको आसान लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो इनको पैकेज दिया गया था उस वक्त, मार्शल प्लान दिया गया था, उस सिंड्रोम से बाहर ही नहीं आ पाए कि डिफेंस जो है वो अंकल सैम करेंगे और हमारे पास जो पैसा होगा हम बैठ के खाएंगे। तो वो यही करते रहे। आज आप यूरोप की हालत देख लें, यूक्रेन की हालात क्या, बल्कि इस वक्त जो मुझे जो सबसे बड़ा एतराज ये है, यूक्रेन की जंग को इन्होंने बिल्कुल एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल किया है। हर दूसरे कंट्री के अंदर उनकी एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो यूक्रेन का बहाना बना के उन्होंने ऐसा लूटा है मुल्कों को, यूरोपियन यूनियन को और अमेरिका को, जिसकी मिसालें आगे हिस्ट्री में आप देखेंगे। सारा पैसा मिडल ईस्ट में इस वक्त करप्शन का पड़ा है जितना यूक्रेन के अंदर गया है। लेकिन उसमें विक्टोरियस कौन है? रशिया। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, चाइना का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। इस वक्त सऊदी अरेबिया ईरान की सुलह होती है तो चाइना में होती है, बल्कि यहाँ पे आज मैं कहूंगा पाकिस्तान और भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी आज भारत में बैठे हैं। तो ये सारी चीजें चाइना बैठे। तो हकीकत अगर देखा जाए तो ये सारे फ्लॉज हैं, सारी चीजें हैं, इनको या तो रिकैलिब्रेट किया जाएगा या फिर नया सिस्टम आएगा। पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब आके इसको रिकैलिब्रेट करेंगे। तो आपकी गुफ्तगू से ये जाहिर हो रहा है कि
अब ये यूनिपोलर वर्ल्ड जो है स्क्रम्बलिंग डाउन, अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं, और जिस मुल्क में आप रहते हैं जहां आपकी सारी जिंदगी है, अब वो इसको इसके अंदर कैसे एडजस्ट होगा, ये सवाल है। बिल्कुल, सवाल इस वक्त ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 12 साल की अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी को इनहेरिट किया है। जितनी जंगें इस वक्त दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दे आर बेस्ड ऑन द वीक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। आई कैन डिबेट ऑन इट। और डोनाल्ड ट्रंप साहब कई दफा नजर आते हैं कि इज फ्रस्ट्रेटेड, ही फील के बिकॉज उनको सिर्फ 4 साल और आगे मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, जो मैंडेट लेकर आए हैं उसको इन्फोर्स किस तरह कर पाएंगे, सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन का इजहार ये। 12 साल लगा के वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से देखें, चाइना रशिया अलायंस हुआ है, वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से ईरान को पैसे दिए गए, वो उनका इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में देखें किस तरह बढ़ा है। और अमेरिकन बच्चों को ये सिखाया गया है कि अमेरिका इज अ बैड प्लेस टू बी, और आज अमेरिकन बच्चे घर के अंदर झंडे चला रहे हैं, डेथ टू अमेरिका के नारे लगा रहे हैं, जो मैंने अपने 36-37 साल में पहली दफा देखा है। तो ये इंटरनल प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो चले, तो हर एम्पायर जब अपने आखिरी दिनों में होती है तो उसके बाद एक हैंगओवर होता है ऑफ द डेज ऑफ ग्लोरी, कि हम अभी भी पावरफुल हैं। वो जैसे यहाँ पे नवाब थे, तो वो चाहे वो मकरूज हो गए थे, बड़े बड़े महलों में रहते थे, बट वो तुम तराख उनका वैसे का वैसा था। तो अभी वो स्टेज है। इसके बाद अगली स्टेज नॉस्टैल्जिया की होती है, जो इस वक्त अगर आप लंदन चले जाएं तो वहां पे मिलती है वो नॉस्टैल्जिया। 100% एग्री करूंगा आपसे, बिल्कुल आपने सही समझ किया है। दैट इज हैंगओवर, आइदर they will learn something out of it, or then they will be history. तो अगर ऐसी एम्पायर, ऐसी सुपर पावर, या अभी तो फॉर्मर नहीं कह सकते, पर ऐसी सुपर पावर के ऊपर एंकर किया जा रहा है ये अब्राहम अकॉर्ड, तो उसकी कितनी ताकत होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है फिर। क्योंकि मिडिल ईस्ट की तो सारी ताकतें, सारी मोनार्कीज, दे आर क्लिंगिंग ऑन टू दिस एम्पायर। इफ दिस एम्पायर गोज डाउन, where will the present Middle East leadership and वो सारा including Israel, where will they go then? डॉक्टर साहब, इसमें 2 चीजें हैं। दे आर स्टिल, अभी तक वो इसलिए इस पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि यूएस इज स्टिल इज अ सुपर पावर। स्टिल you cannot say it's an X power. We can't say, but if it's tumbling down, जब तक उस अकॉर्ड की वैल्यू होगी, जब तक कोई दूसरी सुपर पावर इसको रिप्लेस नहीं, उस वक्त रहेगा। क्यों, देखें आज भी B-2 बॉम्बर है, 37 घंटे उड़ के जाके दूसरी जगह पे अटैक करके वापस आ जाते हैं। ओनली द यूएस हैज द एबिलिटी टू डू इट, और रशिया और चाइना शक्ल देख रहे हैं अभी तक, क्योंकि दे डोंट हैव व्हाट द यूएस हैज। तो उसमें जब तक कोई दूसरा रिप्लेस नहीं करेगा, अब्राहम अकॉर्ड की वैल्यू होगी। क्योंकि अभी तक फ्यूचर में डाउटफुल है। उसकी वजह यह है कि हमारे बच्चे अब अमेरिकन जो है वो स्कूलों में मैथ और साइंस पे नहीं पढ़ रहे। इस वक्त हमारे मैग्निफिसेंट 7 के सारे सीईओ जो है अमेरिकन नहीं है। इस वक्त अगर देखा जाए तो टेस्ला के हेड जो है साउथ अफ्रीकन है। ये इश्यूज हैं, वी आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट इट। एंड डोनाल्ड ट्रंप इज द ओनली प्रेसिडेंट, अपनी पहली 4 साल की प्रेसिडेंसी में भी उन्होंने कहा था कि अमेरिकन बच्चों को मैथ पढ़ना चाहिए। वी आर बिहाइंड, हम लोग इनोवेशन में बिहाइंड है। दिस इज व्हाट द डोनाल्ड ट्रंप हैज रिकॉग्नाइज्ड एज अ इशू, हालांकि दूसरी पार्टी दे डोंट केयर अबाउट इट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अब्राहम अकॉर्ड जो है, इट्स वो क्या कहते हैं आप अमेरिकन, it's good as long as it lasts. No, it is good as long as America is the sole superpower on the planet. Yes. Until the other superpower rises up and challenge their supremacy or their world order or something. तब तक, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त अगर मुझसे पर्सनल पूछा जाए तो चाइना और रशिया, they are not in a capacity or ability to challenge American supremacy right now, क्योंकि उनके अपने हालात इंटरनल और एक्सटर्नल जो हैं, they are not that strong yet. Matter of fact, they are getting stronger, क्योंकि 12 साल ओबामा ने उनको रूम दिया था to come outside of your crease and play, और वही इनहेरिट किया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 12 साल की वीक फॉरेन पॉलिसी। लेकिन बट अमेरिका इज बैक, नो क्वेश्चन अबाउट इट। बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स सेट फिंगर्स क्रॉस्ड, जब तक कोई सूरत हाल ड्रास्टिकली चेंज नहीं होती, तो अभी तो यही सूरत हाल है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पीस इज द बेस्ट थिंग वी कैन हैव। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तारक साहब का। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।